कर सकें, ये शिक्षा नीति है। तो मानवतापूर्ण दृष्टि हुई हमारी न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, स्वभाव व धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा और विषय 3 ऐषणाएं, इसको व्यवहार में ला सकें और इसके लिए अवसर पैदा कर सकें, इसके लिए जो साधन है उसको नियोजित कर पाए और रुचि भी उत्पन्न कर सकें, ये शिक्षा नीति है। तो अभी हम देखेंगे कि हर शिक्षा नीति के पीछे कोई दृष्टि है, कोई स्वभाव है, कुछ विषय है। अभी हम देख सकते हैं कि अभी की शिक्षा नीति में कुछ अभी और बहुत उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसमें सिर्फ मानव का स्वावलंबन हो ये काफी नहीं है, समानता को और गहरा से खोला जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को और गहरे से खोला जा रहा है। पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास है कि शांति अभयता ये कैसे पा पाए, मानव अपने अंदर तृप्ति को कैसे देख पाए। इसलिए जिसको भी हम आजकल कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स या सोशल इमोशनल लर्निंग या उसी के साथ हैप्पीनेस करिकुलम भी जो मदर दर्शन के का ही एक 3 आस्वादन का भाग दिल्ली में प्रयोग किया गया है। तो कामना यही है कि शिक्षा नीति धीरे धीरे उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो। पर उसमें यह है कि जब भी कोई नीति बना रहे हैं उसके पीछे जो दृष्टि है, उस पे दृष्टि स्वभाव और विषय जो मानवीयता पूर्ण आचरण का हम देखते हैं, ये हमको स्पष्ट है। अभी हम देख सकते हैं कि अभी दृष्टि स्वभाव विषय थोड़ा सा अभी काफी उसमें मिक्स्ड है और वो थोड़ा सा अमानवीय भी है, या फिर विषय में हार निद्रा भय मैथुन का कितना बड़ा भाग आ जाता है। उसके लिए हम मीडिया को कैसे देखते हैं, किस प्रकार की अपनी एडवर्टाइजिंग है, किस प्रकार का अपना न्यूज़पेपर है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, वो किस समाज के लिए हमको तैयार करता है। तो ये अभी इसको देख के हम अभी का एक विश्लेषण कर सकते हैं। इसको देख के ये भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा के मानवीकरण में क्या अपने छोटे छोटे से बड़े बड़े स्टेप्स हो सकते हैं। ओवरनाइट कितना जल्दी चीजें बदलेंगी ये पता नहीं, पर मुझे लगता है कि इससे दृष्टि बनती है शिक्षा नीति की स्पष्टता से। विधि और निषेध से हम ये भी देख सकते हैं कि क्रम से क्या समाज किस चीज के लिए कहाँ तैयार है, व्यक्ति कितना तैयार है, परिवार कितना तैयार है। हम विधि निषेध के डिफरेंसेस से देख सकते हैं कि अपनी भागीदारी क्या हो सकती है, कहाँ क्या आवश्यकता है, तो दर्शन के आधार पर हमको आती है। कुछ जगह पे हम प्रयास को और अच्छे से कर पाएंगे, कुछ जगह पे कम कर पाएंगे। तो ये विधि निषेध जो पूरा है, मुझे लगता है कि व्यक्ति से परिवार से समाज तक अपने काम करने में और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही सार्थक सूचनाएं हमारे लिए हैं, अपने अभ्यास के लिए भी और शिक्षा को आगे बनाने के लिए भी। जी, इसको आगे बढ़ाते हैं। समस्त मानव समाज द्वारा बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में ही विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में किया गया कार्य ही मानव के लिए संपूर्ण व्यवहार कार्य है। तो राजनीति का लक्ष्य तन, मन एवं धन की सुरक्षा है तथा इसके लिए विधि तथा व्यवस्था प्रदान करना है। इस क्रम में यह जान लेना आवश्यक है कि बौद्धिक नियम की अवधारणाएं ही क्रम से व्यवहार काल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करती हैं, जिससे जागृति प्रमाणित होती है। यहाँ हम बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार के विधि व निषेध पक्ष का अध्ययन करेंगे। सदुपयोगी राज्य नीति के निर्धारण के लिए विधि व निषेध निम्न अनुसार परिलक्षित होता है। तो ये 3 क्षेत्र, इसके 3 नियम, बौद्धिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भी बोला और प्राकृतिक, इसका हम पहले पढ़ चुके हैं, धर्म नीति में भी आया है। तो यहाँ पे है कि 3 हमारे क्षेत्र हैं। बौद्धिक जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी दृष्टि है। फिर मानव के साथ जो क्षेत्र है वह व्यवहारिक या सामाजिक क्षेत्र है, और प्रकृति के साथ जो है वह प्राकृतिक क्षेत्र है। तो इन तीनों क्षेत्र में विधि और निषेध क्या होगा? अनुभव संपन्नता में अस्तित्व सहज नियम ही बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्रों में विधि निषेध बनते हैं। अगर ये नहीं होता तो जितनी हमारी दृष्टि होती है उतना हम बना पाते हैं। तो कामना हमारी अभी भी है कि हम पोषण करें, पर अपनी सीमाओं से हम बन जाते हैं, अपनी दृष्टि से हम बन जाते हैं। इसलिए कामना होते हुए भी सहज तत्व कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो कल जो बात भी आई कि बाध्यता क्यों दिखती है, संबंध और समाज तब बाध्यता दिखती है जब अपनी तृप्ति और सहस्तित्व हमको नहीं दिख पाता। नियमों के अध्ययन से, यहाँ प्रस्ताव है दर्शन में, नियमों के अध्ययन से तृप्तिदायक सहस्तित्व हो पाता है। ये हम बाध्यता से शिफ्ट करके हम तृप्ति तक आते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र को देखेंगे। अभी इसमें शुरू करते हैं। तो पहला है बौद्धिक क्षेत्र। बौद्धिक क्षेत्र में विधि, जागृत मानव प्रवृत्ति, और निषेध, भ्रमित मानव प्रवृत्ति। तो बौद्धिक क्षेत्र में मानव की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, उसमें उसके ज्ञान का प्रमाण मिलता है। तो पहला है, तो ये हमने पहले देखा, ये असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता।
तो विधि क्या है? असंग्रह जो है समृद्धि का प्रमाण, व्यय के लिए आय, और निषेध संग्रह, आय को व्यय से मुक्त करने का प्रयास। स्नेह सामाजिक नियमों से निर्विरोधता का प्रमाण, द्वेष आवश्यकीय नियम का विरोध, दूसरे का नाश, शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति। विद्या सहस्तित्वपूर्ण समझ, संशय एवं विपर्यय से मुक्त जानकारी समझ। अविद्या संशयात्मक एवं विपर्ययात्मक प्रवृत्ति, अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन प्रवृत्ति। सरलता दिखावा रहित स्पष्टता, जीवन व अन्यों में गुरु मूल्यन मूल्यांकन और अभिमान, इसका निषेध है, दिखावापूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन। आखिरी बौद्धिक क्षेत्र में अभय विवेक, समाधान का प्रमाण, और इसमें निषेध है भय अविवेक। तो मुझे तो ये बहुत ही लाभदायक लगता है ऐसी सूचना, जिसमें अपने लिए कंपैरिजन के लिए भी काफी है कि अभी हम अपने अंदर की प्रवृत्तियां देख सकते हैं। ये दृष्टि स्वभाव तथा विषय का भेद है जो यहाँ पे आके विधि और निषेध में बनता है। तो पहले असंग्रह को देखें, समृद्धि का प्रमाण, व्यय के लिए आय। तो भी असंग्रह और विरक्ति त्याग, इसमें भेद मैं ऐसे मान रहा हूं, सब में स्पष्ट है। असंग्रह का मतलब तो, और मुझे लगता है कि दर्शन में विपरीत अर्थ का प्रयोग कम हुआ है, पर उसकी अर्थ में जो बारीकियां हैं उसको हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो असंग्रह ये हुआ कि आवश्यकताएं मेरी पूरी हो गई, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मैं समृद्धि के भाव से जी पाता हूं, और जितना मेरा व्यय है उसके लिए आय है। तो आवश्यकता की स्पष्टता, समृद्धि का लक्ष्य, और आय और व्यय के अनुसार आय, ये असंग्रह है। संग्रह ज्यादा स्पष्ट होगा क्योंकि हम उससे ज्यादा करीबी से जुड़े हैं, कि आय को व्यय से मुक्त कराने का प्रयास। तो एक तो हमको व्यय की सीमा नहीं दिखती। तो मुझे ऐसा दिखता था कि जब अभी कई लोग कॉर्पोरेट सर्कल्स में जाते हैं जहां पे सैलरी बहुत ज्यादा होती है, तो हमको क्या कभी लगता है कि पैसा हमारे लिए ज्यादा हो गया, कि जितना भी हमने कमाया हमको लगता है उतना हम खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यकता अपनी स्पष्ट नहीं है। दूसरा, हमको ये भी क्लियर नहीं है कि तृप्ति कहाँ पे है। तो खर्च करना, रुचिमूलक आस्वादन, वो एक बड़ा भाग अपनी जिंदगी का दिखता है, और ये लक्ष्य भी बन गया होता है। दृष्टि भी वैसी है तो इसलिए विषय भी वैसे है, स्वभाव भी वैसे है, तो इसलिए व्यय की कोई सीमा नहीं दिखती। और दिखता है जितना व्यय उतना सुख, तो इसलिए आय बढ़ता जाए और व्यय भी उससे हम उसको बढ़ाते जाए। तो ये इससे संग्रह की प्रवृत्ति में जाते हैं। इसमें मेरी आवश्यकता स्पष्ट नहीं है, मेरी आवश्यकताएं दूसरों को देख के स्पष्ट हो रही, अपने आप को देख के स्पष्ट नहीं हो रही। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे क्या गाड़ी खरीदनी है, कितने कपड़े चाहिए, से कौन से स्कूल में जाना है, इससे जो बहुत सारा सुविधाओं से इसकी समीक्षा बहुत सारी शिविरों में हो जाती है। जो सामान से सम्मान है, या फिर अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान, अपने विश्वास का आधार ना हो पाना, उसको बाहर से ले पाना, स्वयं में विश्वास की कमी के कारण, तो इससे संग्रह की बहुत सारी प्रवृत्तियां हमें आ जाती हैं और संग्रह की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए आय के बढ़ने से व्यय के बढ़ने का लक्ष्य है, व्यय को बढ़ा पाए, क्योंकि मानते हैं कि उससे कहीं अपने सुख पूरा होगा, इसलिए आय की कोई सीमा दिखती नहीं। इससे समाज में क्या गड़बड़ियां हो जाती हैं ये तो हम देख ही सकते हैं। इससे शोषण खूब सारा होता है, क्योंकि ये अपना व्यय की सीमा नहीं स्पष्ट होती, आवश्यकता स्पष्ट नहीं होती। मुझे एक सुंदर बात इसमें ये लगती है, कहीं ये बात नहीं है कि अपने आवश्यकताओं को सीमित करना है, अपनी आवश्यकताओं को पहचानना है। तो ये यहां से संग्रह और असंग्रह के बीच का डिफरेंस होता है। आवश्यकताओं की पहचान से अपना गोल स्पष्ट होता है, समाधान और समृद्धि वो स्पष्ट होता है, तो फिर हम अपने व्यय को आवश्यकता अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखें, स्नेह सामाजिक नियम से निर्विरोधता का प्रमाण, द्वेष आवश्यकीय नियम का विरोध, दूसरे का नाश, शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति। तो ये आ जाता है बौद्धिक क्षेत्र में, जो हमारा किसी और मानव के प्रति जो भाव है। तो पहला वाला हमारे जड़ से संबंधी भी है, संग्रह असंग्रह, उससे हम कितने अपनी पहचान, अपना कितना विश्वास बना पाते हैं। ये है कि हम दूसरे मानव को कैसे दिखते हैं। तो इसमें यह है कि सामाजिक नियम से निर्विरोधता, सामाजिक नियम आगे जाके आता है। स्नेह का बड़ा है कि किसी व्यक्ति की तरफ निर्विरोधता, ये देख पाना, जिसमें एक बड़ा भाग ये रहता है कि जीवन रूप में हम अभी मानव हैं, और हम जीवन हैं और अभी शरीर के साथ मानव हैं, और हमारे लक्ष्य क्या है, हमारा कार्यक्रम क्या है, हम चाहते क्या हैं, ये सब की अपने अंदर और दूसरे के अंदर भी ये देख पाना, और उसमें समानता देख पाना। उससे जो भाव दूसरे के लिए आता है वो विश्वास, सम्मान, स्नेह का आता है। ये स्पष्ट नहीं होता,
और सामाजिकता स्पष्ट नहीं होती कि समाज में रहने की मेरी आवश्यकता क्या है, जिसमें संबंधों की स्पष्टता नहीं रहती, मूल्यों की स्पष्टता नहीं रहती, तो फिर उसमें हम द्वेष या ईर्ष्या का शिकार होते हैं। और इसमें आवश्यकीय नियमों का विरोध, जो अस्तित्व सहज है, जो मेरे लिए आवश्यक है, उसी का मैं विरोध करना शुरू करता हूँ। जैसे दूसरों की मदद करना एक नेचुरल टेंडेंसी है, दूसरों के साथ रहना एक नेचुरल टेंडेंसी है, अकेले नहीं रहना अननेचुरल है। पर हमको फिर हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि जो कल बात आई, बाध्यता हमको दिखती है, क्योंकि संबंधों का नियम हमको स्पष्ट नहीं है। इससे क्या होता है, दूसरे का नाश है, शोषण से और शोषण करते हैं। और स्वरक्षा, स्व का हमारा डेफिनेशन क्या हो जाता है, कई बार स्व सिर्फ मैं हूं, मैं का मतलब कई बार तो अपना शरीर होता है, कई बार स्व सिर्फ मेरा परिवार है, या कई बार स्व अपने पराये की जो दीवार है, उसको हम स्वरक्षा के संदर्भ में देख सकते हैं। और अभी सबसे बड़ा जो शोषण का लक्ष्य ये है, क्योंकि ये असुरक्षा है कि साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं। इस कारण से जो संग्रह असंग्रह अगर से स्पष्ट नहीं होता, तो फिर अगर साधन सीमित हैं तो मैं अपने स्व की रक्षा करूंगा, उन्हीं के लिए मैं साधनों का नियोजित करूंगा। उसके लिए अगर दूसरों का नाश करना पड़े तो फिर ये एक बाध्यता जैसी दिखती है, इसका जस्टिफिकेशन भी हम निकाल लेते हैं। ये संकीर्ण दृष्टि का ही एक फलन है, और इसको आगे जाके सामाजिक नियम में भी और देखेंगे। दूसरा, मुझे भी एक बात याद आ रही कि एक बार किसी से बातचीत हुई थी कि जब दूसरा गलत करता है तो हम खुश क्यों होते हैं। तो मुझे बार बार ये बात याद आती है कि हम तब खुश होते हैं जब कोई और मानव गलत करता है, जब उसके साथ हमारा एक सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है। एक शिविर में बात स्पष्ट हुई थी मेरे को। तो ईर्ष्या द्वेष तब आती है जब अपना दूसरों को अपने की तरह नहीं स्वीकारा होता, तब सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये भाव स्नेह और द्वेष में विधि और निषेध के रूप में आता है। विद्या, ज्ञान के संदर्भ में सहस्तित्वपूर्ण समझ, संशय एवं विपर्य से मुक्त जानकारी व समझ। और इसमें निषेध क्या है, अविद्या, जिसमें संशय है, जो विरोधात्मक है, और जो जैसा है उसको वैसे ना देख पाना, उसका अधिमूल्यन करना, बढ़ा के अवमूल्यन करना या निर्मूल्यन करना, कम देखना या उसको कुछ और रूप में देख पाना। तो विद्या का प्रयोजन ये है कि मुझ में संशय ना हो, शक ना हो, और विरोधात्मक बातें मुझ में ना हो, ऐसा ज्ञान या समझ ना हो जो मेरे लिए भी विरोध है, जो मेरे लिए अंतर विरोध पैदा करती हैं, या विपरीत है, या भ्रम की ओर मुझे ले जाती हैं। तो विधि यह है कि सहस्तित्वपूर्ण समझ बने, ये संशय और भ्रम से मुक्त हो। निषेध क्या है, अगर कोई विद्या है जो संशय की ओर ले जा रही है तो उसको अविद्या कहेंगे, जो विरोधात्मक प्रवृत्तियों की तरफ ले जा रही है, या जैसा है उसको वैसे ना देख पाना, उसका अधिमूल्यन करना, अवमूल्यन करना या निर्मूल्यन करना, इससे हमारा उसके साथ संबंध तय नहीं होता। संबंध तय नहीं होता तो हमारी अतृप्ति बनी रहती है। तो ये अविद्या होगा, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर अतृप्ति और फिर परिवार और समाज में वैसा उसका फलन होता है। सरलता, दिखावा रहित स्पष्टता, मेरा मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, उसमें हम देखेंगे। तो जीवन व अन्यों में गुरु मूल्यांकन, और सरलता और निषेध है अभिमान, दिखावापूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन। तो ये भी एक बिंदु शिविर में काफी बातचीत हो जाती है कि होने और रहने का अगर भेद देख पाते हैं, तो अभी बहुत सारा मूल्यांकन हमारा दूसरे के दिखने में है और अपने दिखने में है। मैं कितना खुश हूं ये मेरे लिए बड़ा कारण नहीं है, आप मुझे कितना खुश मानते हैं, कितना सम्मानजनक मानते हैं, आप कितना मुझे ऊंचा मानते हैं, इस पे मेरा बहुत सारा मूल्यांकन या ध्यान जाता है। बौद्धिक नियम में विद्या के बाद ये बात स्पष्ट होती है कि अपना जीना हो और अपना रहना है वो दिखावा रहित है, उसका उद्देश्य प्रेरणा देना है, पर दिखावे से अपना अधिमूल्यन कराना नहीं है। और ये दिखता भी है कि शुरू में हमको लगता ही है कि कोई हमको अधिमूल्यन करे तो ज्यादा अच्छा लगता है, पर अधिमूल्यन से हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती है। ज्ञान पे और अपनी स्थिति पे विश्वास जाता है तो हम सरलता से प्रस्तुत हो पाते हैं, क्योंकि अपनी विश्वास की कमी है कि सामने वाला मुझे कम देखेगा, इसलिए वो मुझे बड़ा चढ़ा के दिखे, इसलिए हमको दिखावापूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता दिखती है। स्थिति रूप में, ज्ञान रूप में स्पष्ट होता है तो ये आवश्यकता नहीं दिखती, फिर सरलता से अपनी अभिव्यक्ति हो पाती है। हम सबके लिए भी ये प्रयास वाली बात है, मेरे लिए भी है ही। अभय, विवेक, समाधान का प्रमाण और भय। और फिर दिखता है कि जब मैं मानव समाज को देखता हूं तो उसमें
स्नेह, विद्या, सरलता, असंग्रह समाज में अभयता के रूप में मुझे दिखती है, भाव रूप में, और समाधान का प्रमाण भी है कि अब मुझ में भय नहीं है। जो धर्म नीति में भय आए, जिसमें प्राकृतिक भय आए और अमानवीयता का भय आया, हम इससे मुक्त हो जाते हैं। अमानवीयता का भय ज्यादा बड़ा भय, पाश्विक भय और प्राकृतिक भय कम हो चुका है। ये नहीं रहता तो भय, असुरक्षा का वातावरण रहता ही है। अभयता रहती है तो विवेक सुनिश्चित रहता है, समाधान का प्रमाण है। मेरा लक्ष्य क्या है वो स्थिर रहता है, और मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ और कैसे पूरा करता हूँ ये स्पष्ट रहता है। पर अगर भय रहता है तो ये स्पष्टता हम खो देते हैं। इसी को आगे सामाजिक क्षेत्र में देखें, जो व्यवहार में हमारी निष्ठा है उसका ये क्षेत्र है। हम व्यवहार कैसे करते हैं, व्यवहार अभ्यास का भाग है। इसमें स्वधन विधि जो है, स्वधन, प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार, संपन्नता का प्रमाण, और निषेध, परधन, शोषण एवं पाखंड पूर्वक प्राप्त धन, विधि, स्वनारी या स्वपुरुष, सामाजिक निर्णय अनुसार प्रमाण, निषेध, परनारी या परपुरुष, सामाजिक निर्णय के प्रतिकूल, विधि, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया, जीने देना, पात्रता के अनुसार वस्तु सुलभता का प्रमाण, और निषेध, पर पीड़ा, दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप। मैं सोचता हूँ इसको मैं थोड़ी सी स्पीड से कर लूं, क्योंकि पहले ये शायद हो चुका है, तो मुझे लगा शायद एक एक में उतना स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्वधन में स्वधन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये स्पष्ट हो जाए, जिसको हम प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार के आधार पर देख सकते हैं। जो मेरे श्रम से मुझे मिला, जो समाज ने मुझे दिया, या फिर जो मुझे अपने परिवार या परिवार या परिवार के एक्सटेंशन में मुझे मिलता है, इसको हम देखें तो ये स्वधन हुआ। परधन हुआ शोषण एवं पाखंड पूर्वक प्राप्त धन, जिसमें मेरा श्रम नहीं लगा है, जो मुझे मेरा जिसमें मेरिट नहीं है वो मैं ले लूं और उसको शोषण से या छल कपट से लूं, तो वो परधन है। स्वनारी या स्वपुरुष, इसकी बात भी पहले हो चुकी है। सामाजिक निर्णय अनुसार प्रमाण है, पर इसमें पति पत्नी संबंध की स्पष्टता, इसमें सामाजिक संतुलन एक बड़ा भाग है। परनारी या परपुरुष, इसमें संवेदनाओं के असंतुलन से लेके परिवार की अस्पष्टता से परनारी पर पुरुष की तरफ बढ़ पाते हैं। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया, जीने देना, पात्रता के अनुसार वस्तु सुलभता का प्रमाण, और पर पीड़ा, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप। तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया, जीने देना, दया की परिभाषा ये है कि पात्रता के अनुसार वस्तु सुलभता, इसका प्रमाण दे पाना। एक तो इसमें मुख्य भाग मुझे ये भी है कि हम दूसरे का मूल्यांकन कर पाते हैं, और उस मूल्यांकन से हमें देख पाते हैं कि सामने वाले की पात्रता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार हम उसको जो वस्तु उपलब्ध कराना है उसको हम करा पाते हैं। ये अगर हमें ये स्थिति नहीं रहती तो फिर हम परपीड़ा में जाते हैं। परपीड़ा में हम क्या करते हैं कि दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। मुझे आपकी आवश्यकता स्पष्ट नहीं है, मुझे मेरी आवश्यकता स्पष्ट है। मेरी आवश्यकता भी स्पष्ट नहीं है, बस एक इनसिक्योरिटी है, एक पीड़ा है, एक दुख है, उसको पूरा करने के लिए मैं कुछ करता हूं, जिसमें हस्तक्षेप होता ही है। पर जैसा पहले आया कि उसमें मैं स्वरक्षा के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, अपने संग्रह के लिए, अपनी स्वरक्षा के लिए आगे बढ़ता हूं, तो उसमें वो परपीड़ा रूप में ही निकलता है। तो स्वधन भी होगा उसमें, तो फिर वो स्वधन नहीं परधन होगा, वो शोषण पाखंड पूर्वक होगा। समाज में उसमें अभयता नहीं, उसमें भय रहेगा। तो दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप के रूप में ही आता है। दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीने दो और जियो, ये इस बात का प्रमाण है। तो सामाजिक क्षेत्र को देखें तो ये व्यवहार में हमारी गति कैसी है, व्यवहार में हमारी निष्ठा कैसी है, हमारा अभ्यास कैसा है, ये सामाजिक क्षेत्र है। इसमें विधि और निषेध स्पष्ट होते हैं, और समाज का संतुलन कैसा है ये भी इसमें स्पष्ट होता है। इसमें ये विधि निषेध को देखते देखते और स्पष्ट होता है कि हम अभी कहाँ हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और किस ओर बढ़ना है। अगला है प्राकृतिक क्षेत्र। ये प्रयोग और व्यवसाय का क्षेत्र है, जिसमें कर्माभ्यास है, जिसमें ये भी है कि प्रकृति के साथ का संतुलन कैसे बना रहता है। समाज क्षेत्र में समाज में संतुलन कैसे बना रहता है, बौद्धिक क्षेत्र में अपने अंदर एक संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक संपत्ति, खनिज वन का उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय प्रमाण, और प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय, अतिरिक्त व्यय। तो फिर अगला, प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण, विधि, निषेध,
उत्पादन में अनानुपातीय दोहन व प्राकृतिक वैभव में हस्तक्षेप एवं शोषण, धरती क्षतिग्रस्त। विधि, प्राकृतिक वैभव में आवर्तनशीलता को बनाए रखना, और निषेध, प्राकृतिक आवर्तनशीलता में बाधा उत्पन्न करना, अनावर्तीय द्रव्यों का शोषण करना। इसको एक समरी के रूप में देखेंगे तो बौद्धिक नियम स्पष्ट होते हैं तो समाज में संतुलन बनता है, समाज में संतुलन बनता है तो फिर ये स्पष्ट होता है कि वस्तु की आवश्यकता क्या है। ऐसा नहीं कि वो उसका हम अधिमूल्यन कर दें, पर उसका हम सही मूल्यांकन कर पाए। अपनी आवश्यकता क्या है, इससे हम उत्पादन सेट करते हैं, और समृद्धि, न्याय के बाद समृद्धि और स्पष्ट हो जाती, तो परिवार में स्पष्ट होती है। और इसमें 2-3 बिंदु जो आए हैं वो एक ये है कि प्रकृति की पहचान हो पाए, प्रकृति के नियमों की पहचान हो पाए, प्रकृति की गति को भी हम देख पाए। तो जैसे हम पोल्यूशन को या प्रदूषण को डिफाइन करेंगे तो प्रकृति या किसी नदी को अपने साफ करने की जो गति है उससे ज्यादा तेज गति में अगर हम उस पे खराब चीजें डालते हैं तो वो प्रदूषण होता है। हवा में भी वैसा है, नदी में भी वैसा है। तो प्रकृति की गति को देख पाए, उसकी स्थिति गति को समझ पाए, वहां के संतुलन को समझ पाए, कितना वहां से निकालना है, किस रूप में निकालना है। जंगल में अलग नियम काम करते हैं, खेत में अलग नियम काम करते हैं। जंगल में एक संतुलन बना हुआ है, हम उस संतुलन को बनाए रखने से और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। खेत में हमने एक व्यवस्था बनाई है, प्रकृति की व्यवस्था पे एक मानव ने खेती करके एक हायर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए एक खेत बनाया है। उस खेत में भी प्राकृतिक नियमों को देख पाना, और प्राकृतिक क्षेत्र में बार बार ये दृष्टि भी हो पाए कि प्राकृतिक संबंधों का निर्वाह हो पाए, और सामाजिकता और इसमें आवर्तनशीलता भी बनाए रखें। इसमें उत्पादन की प्रक्रियाएं भी आ जाती हैं, आवर्तनशील बनाए रखने की प्रक्रियाएं भी आ जाती हैं। तो कैसे उपयोग लेना, कैसे प्रकृति में वस्तुओं को उपयोग करना, उसके अनुपात को देख पाना, उसके संतुलन को देख पाना, और हमसे कैसे संरक्षण संवर्धन हो पाए, उत्पादन की प्रक्रिया आवर्तनशील हो, अवस्थाओं के बीच संतुलन रहे। इसमें निषेध क्या है, और देखेंगे कुछ कुछ अभी निषेध आ ही रहा है इसमें धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रकृति और खराब हो रही है, धरती गर्म हो रही है, इसमें निषेध हम आजकल की नीतियों में देख पा रहे हैं, पर फिर भी वो कम है क्योंकि दृष्टि पूरी नहीं है। और सबसे बड़ा है प्रकृति की, हम प्रकृति का ख्याल क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट है, या तो मैं खुद सुखी रह पाऊंगा या मैं प्रकृति को खुश कर पाऊंगा, या तो मैं खुद खुश रह पाऊंगा या मैं समाज में लोगों को खुश कर पाऊंगा। तो यहाँ पे बात है, सहस्तित्व का मतलब ये है स्वयं को समझ के मुझे उभय तृप्ति के बिंदु समाज में अन्य लोगों के साथ, परिवार में स्पष्ट होता है, और प्रकृति के साथ सहस्तित्व स्पष्ट होता है। ये एक ज्ञान और दृष्टि के बाद ही हम संपन्न कर पाते हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे नहीं रहते कि दोनों में से एक रह पाएगा, दोनों तृप्तिदायक रूप में रह पाएंगे। मानव अपनी पूरी आवश्यकताएं तकनीक को इस्तेमाल करते करते, उत्पादन की प्रक्रियाओं को ठीक करते हुए वो पूरा कर सकता है, और प्रकृति का हम संवर्धन और संरक्षण भी कर सकते हैं। तो संतुलन बिगाड़ना, अपना रेट ऑफ यूजेज बहुत हाई होना, और लेने की प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया, और उससे जो अवशेष बच जाते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से आजकल जो उत्पादन में, कृषि में हो या उद्योग में हो, वो अवशेष का भी कम हो पाना। तो एक आवर्तनशील चक्र के साथ हम लोग प्रकृति के साथ रह पाए। उपरोक्त अनुसार विधि एवं निषेध को मूल आधार स्वीकार कर समस्त अर्थ, तन, मन एवं धन की सुरक्षा की नीति निर्धारित होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य नीति निम्न 6 दृष्टिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए तथा उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर मानव के सहस्तित्व, जागृति तथा समृद्धि की दृष्टि से व्यवस्था तथा स्वानुशासन का सामान्यीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक वंदना दीदी का है कि द गिफ्ट्स दैट यू रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन ओकेजन्स लाइक मैरिज आर आल्सो स्वधन। ठीक है, अभी तो स्वधन लगता है कि जो पुरस्कार रूप में है ये तो कुछ क्या जी। जी, तो मुझे लगता है कि जो प्रसन्नता पूर्वक परिवार या संबंधी हमको देते हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि वो स्वधन का भाग उसको भी मान सकते हैं। अभी ये भी आएगा कि परिवार में भी वो शोषण रूप से आया कि कैसे आया, तो उसके पीछे जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक ट्रेस करेंगे। पर स्वधन को अभी के परिवेश में देखना और जागृत समाज के परिवेश में देखना, तो शायद कुछ कुछ बैकग्राउंड्स पूरे स्पष्ट है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। पर अभी मैं मान रहा हूँ कि संबंधों में अगर हमको कुछ प्रसन्नता पूर्वक मिल पाता है, और मुझे भी लगता है कि प्रसन्नता इस बात की भी कि हम भी एक सक्षम व्यक्ति हैं,
तो मुझे लगता है कि उसको स्वधन मान सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा ये भी लगता है कि अगर हमको परिवार रूप से कुछ मिले और हमें विश्वास हो कि हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको अपने आप उस एक अलग फीलिंग से हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो मैं उसमें दृष्टि का पाठ भी जोड़ूंगा। तो अभी तो ऐसा लगता है कि वो स्वधन का भाग हो सकता है। आनंद भैया का है, सरलता से जीना बहुत आसान है और दिखावा करके जीना मुश्किल है, फिर भी अधिकांश क्यों दिखावा वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? उससे उनको क्या प्राप्त होने की उम्मीद रहती है? झूठे सम्मान के साथ भय भी प्राप्त होगा। भैया मुझे पता नहीं आपका सवाल है कि कमेंट है, पर ये तो है कि दिखावे वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। भैया मेरे को तो ये लगता है कि बस थोड़ा हमको इसमें धीरता भी व्यक्त करनी होगी। जैसे युवाओं के साथ कई बार देखें तो सब हमारा कंप्लेन रहता है कि ये दिखावा प्रधान जिंदगी करते हैं। तो मेरे को ये भी लगता है कि आगे वाले पीढ़ियों के लिए हम क्या देते हैं, उनको दिखावे में ही विश्वास और सम्मान की आश्वस्ति दिखती है कि होनेपन में भी दिखती है। तो अगर धीरे धीरे हम होनेपन का भाग बढ़ा पाते हैं तो मुझे लगता है कि दिखावा अपने आप कम हो जाता है। पर वो वातावरण पता नहीं लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, परिवार में, समाज में, स्कूल में, घर पर, दोस्तों में। तो अपने होने का विश्वास आदमी में कैसे आएगा जिससे दिखावा कम होगा? या तो शिक्षा विधि से आएगा या एक ऐसी व्यवस्था से आएगा जिसमें दया कृपा करुणा है, जिसमें सम्मान विश्वास है। तो इन दोनों स्थितियों में आएगा। अपने अंदर अभी है नहीं, बाहर भी अभी पूरी तरीके से ये हुआ नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिखावा अभी होना भी कुछ समय तक तो शायद होगा ही वो। बस अपना दिखावा कम होता जाएगा मुझे लग रहा है। मैं भी अध्ययनरत हूँ तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ कि कम होता जाएगा। तो उसके निकलने का नियम तो यही है। पर किसी को अगर हम बोल दे कि तुम दिखावा करते हो, उससे उसमें दिखावा कम हो जाए, ये तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। मुझे लगता है उसके साथ भी उस व्यक्ति का सम्मान करना होगा और ये भी देख पाना कि उसमें दिखावे की आवश्यकता क्यों है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये है कि हम दूसरे पे आरोप ना लगाएं कि दिखावा क्यों कर रहे हैं और झूठा क्यों है। मुझे लगता है सम्मान विश्वास में बड़ी बात ये है जो स्नेह में आती है कि ये दिखावे वाले के साथ भी अपने पराये की दीवार ना हो, उसके साथ भी देखना कि वही सम्मान चाहता है, वो भी विश्वास चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे लगता है ये भाव आता है तो शायद उसका दिखावा मेरे साथ तो कम हो जाए, मेरा दिखावा उसके साथ कम हो जाए। अभी तो ऐसा ही लगता है। वो शायद कमेंट ही है, पाखंड शोषण क्या बात है? अच्छा, हस्तक्षेप को समझाएं। यह हस्तक्षेप थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से दया के संदर्भ में आया होगा वो, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप। वैसे हस्तक्षेप को देखें तो स्वभाव गति के बने रहने में अगर कोई अड़चन पैदा करता है तो उसको हस्तक्षेप कहेंगे। पर क्या अभी हम स्वभाव गति में हैं? अभी तुम स्वभाव गति में नहीं है, पर फिर भी अपने अंदर अपना विचार व्यवहार कार्य तो चल रहा है। उसमें अपने कुछ कुछ पैटर्न्स हैं, उसमें हमने कुछ सोचा होता है, वो सोचा होने को मैं जीने की कोशिश कर रहा होता हूँ। उस सोचे हुए को जीने में लाभ पाने के बीच में अगर कोई बाधा डालता है तो उसको हस्तक्षेप कहेंगे। मुझे हस्तक्षेप जैसे समझ में आता है कि कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता। बाबा जी की बात मुझे बार बार अच्छी लगती है कि कोई भी सूचना किसी को जाए या कोई भी बात हम किसी से करना चाहें तो ये प्रस्ताव पूर्वक जाए। प्रस्ताव पूर्वक जाने से कल्पनाशीलता में उसके लिए इनपुट होता है और अगर बातचीत का वातावरण हम पैदा कर पाते हैं। अगर हम ये नहीं कर पाते, उसकी कल्पनाशीलता में एक बात को ऐसे डाल देते हैं जो वो ग्रहण करने लायक नहीं, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, या हमारा भाव ठीक नहीं है, यहाँ हमारी में योग्यता में कमी है, तो उसके लिए वो एक थोड़ा अग्रेसिव चीज हो जाती है। दूसरा, जिसकी तैयारी नहीं है उसको बिना वो विश्वास सम्मान के कोई और व्यवहार करता है, करना पड़ रहा है उसको, तो वो भी उसके लिए हस्तक्षेप हो जाता है, वो उसके लिए असहज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो निषेध है ये हम कैसे करें? निषेध अभी हस्तक्षेप पूर्वक होगा कि प्रस्ताव पूर्वक होगा? तो निषेध को भी भाव पूर्वक एक विश्वास पैदा करके हम निषेध को अभी समाज में रख सकते हैं। तो तब वो हस्तक्षेप नहीं लगेगा, तब वो मार्गदर्शन की तरह लगेगा। पर उसमें वही है कि निषेध करवाने वाला व्यक्ति में भी वो निषेध प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति में भी वो भाव हो और वो विचार की स्पष्टता या ज्ञान संपन्नता हो। जी, अभी मैं इतनी बात रखनी थी। मैं थोड़ा टाइम को भी देख रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज खत्म हो जाए, शायद 10-15 मिनट एक्स्ट्रा करना पड़े। जी, तो अभी 6 हम लोग सुरक्षा के 6 दृष्टिकोण पे आ चुके हैं जिसके आधार पे राजनीति निर्धारित होनी चाहिए।
राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति निम्न 6 दृष्टिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए तथा उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर मानव के सहअस्तित्व, जागृति तथा समृद्धि की दृष्टि से व्यवस्था तथा स्वानुशासन का सामान्यीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा सहअस्तित्व सिद्धांत से। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा परिवार सहज आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन सिद्धांत आवर्तनशील विधि से। तीसरा, उत्पादन सुरक्षा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के सिद्धांत से। चौथा, विनिमय सुरक्षा श्रम नियोजन व विनिमय सिद्धांत से। पांचवा, विद्या अध्ययन संस्कार सुरक्षा सहअस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान विधि से। और छठा, नैतिक सुरक्षा तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग सुरक्षा से। इनको भी एक लाइन में यहाँ उसके पीछे का सिद्धांत स्पष्ट हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं और जब एक एक फैलेगा तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लें कि हमारी सुरक्षा की मान्यताएं क्या है। हमने पहले भी बात किया। तो हर लेवल पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, उत्पादन सुरक्षा, विनिमय सुरक्षा, विद्याध्ययन सुरक्षा, नैतिक सुरक्षा, मुझे एक बहुत काफी एक फायदेमंद चीज लगती है कि हम ये दर्शन की सूचना लें और ये भी देखें कि सुरक्षा की मान्यता अभी हमें क्या है। और इन दोनों को जब हम देख पाते हैं तो ये दिखता है कि मैं क्या सोचता हूं और यहाँ पे प्रस्तावित क्या है। तो मुझे लगता है कि फिर हम और अच्छे से हम लोग इस सूचना का ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि मूल में अपने शब्दों को की परिभाषा को ठीक करने का पहला भाग अभी हम मान सकते हैं, पठन और मनन का, पठन का पहला भाग। राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय जनजाति राष्ट्र में रहने वाले मानव में राष्ट्रीय स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार, धारणा एवं निष्ठा को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज है, जिससे राष्ट्र अंतर्गत व्यक्ति, परिवार तथा समाज को सुरक्षा का अनुभव हो सके और प्रत्येक व्यक्ति भय से रहित होकर व्यवस्था, व्यवसाय एवं व्यवहार में रत हो सके, जिससे समाधान समृद्धिपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकने का अवसर उपलब्ध हो। स्पष्ट है कि ऐसी नीति मात्र मानवीय दृष्टि को लक्ष्य में रखकर ही निर्धारित की जा सकती है। साथ ही ऐसी नीति में अन्य राष्ट्रों के शोषण की कोई संभावना न होने से परस्पर सहअस्तित्व के लिए विश्वास के आधार का निर्माण होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का इसमें मूल देख सकते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा का मतलब क्या है। नागरिकों की सुरक्षा अभी हम देख सकते हैं, वही आ गया फिर से कि वो एक देश की या प्रदेश की सुरक्षा है जो सीमा सुरक्षा के आधार पर काफी करते हैं। दूसरा, हमने कुछ और सुरक्षा के पैमाने लगाए हैं कि क्या सबको मिलना चाहिए, उसमें आर्थिक सुरक्षा क्या होगा, उसमें नैतिक सुरक्षा क्या होगा, धार्मिक सुरक्षा भी हमने दी हुई है। यहाँ पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ये हुआ, मानव का क्या मूल अधिकार है जो उसके लिए हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहना चाहिए, उसके पास अवसर रहना चाहिए और साधन रहने चाहिए कि वो उस अधिकार को वो जी पाए। तो वो अधिकार है स्वत्व और स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार को सुरक्षित कर पाना यानी स्वत्व, अपने आप को समझना और अपनी भागीदारी को देख पाना, इसकी स्पष्टता हो पाना और परिवार से समाज तक वो इसको सुरक्षित कर पाना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो है मानव का मूल अधिकार, उसको समझने और सही जीने के अधिकार को सुरक्षित कर पाना। और ये भी नीचे आ चुका है कि ये स्पष्ट है कि नीति मात्र मानवीय दृष्टि को लक्ष्य में रखकर ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें मानवीय लक्ष्य एक का स्पष्ट होना आवश्यक है। अभी हम देख सकते हैं कि हर की राष्ट्रीय सुरक्षा अलग अलग देशों के हिसाब से बदलती है, पर सारे मानव एक हैं, मानव जाति एक है, धरती एक है और राज्य की सीमाओं में इसका बने रहना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी वहां पर है। ऐसा नहीं है कि हमारी सुरक्षा से दूसरे की असुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा से धरती की सुरक्षा भी बढ़ती है, ये उसके पीछे का भाव है। तो इसमें क्या बिंदु है? स्वत्व स्वतंत्रता का अधिकार, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का अवसर और साधन प्रदान कर पाना और उसको सुलभ करवा पाना और अभयता के साथ, प्रकृति के साथ व्यवस्था मानव की बने रहना ताकि वो अपने अधिकार को पा पाए और इसके निर्धारण के पीछे मानवीय दृष्टि होना। आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय अर्थ सुरक्षा का नीति निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए। व्यवस्था द्वारा सभी व्यक्तियों में उनकी क्षमता, पात्रता एवं योग्यता के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास। इसका स्पष्ट स्वरूप परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन से है एवं समाधान समृद्धि हर परिवार में प्रमाणित होने से है। परिवार समृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना तथा तदनुरूप साधन सुलभता करने की नीति को अपनाना। जागृति, सहज, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर सम्मान व गौरव प्रदान करना। उत्पादन हेतु अधिकतम श्रम व साधन व्यय करने हेतु प्रोत्साहित देने वाली नीति का विकास करना।
अनेक जाति, वर्ग, मत, संप्रदायों एवं पक्षात्मक विचारों से मुक्त समाधानपूर्ण मानवीयता सहज अखंड समाज नीति का विकास करना, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार को स्थापित करने वाली नीति का विकास करना, हर परिवार में समाधान, समृद्धि, सहज आधार पर अमीरी गरीबी का असंतुलन समाप्त करना और व्यवस्था के अंतर्गत हर आयु वर्ग के नर नारियों को न्याय सुलभ कराने वाली पद्धति का विकास करना। समस्त अर्थनीति द्वारा मानवीयतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव व विषय को लक्ष्य में रखते हुए समस्त संपर्क तथा संबंधों का निर्वाह करने में व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक को समृद्धि होने की पूर्ण संभावना होनी चाहिए, जिसका मूर्त रूप अधिक उत्पादन व कम उपभोग पूर्वक स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण क्रियाओं में निष्ठा एवं परधन, परनारी, परपुरुष एवं पर पीड़ात्मक क्रियाओं का निराकरण ही है, क्योंकि अंततोगत्वा समस्त संपर्क एवं संबंध और स्वत्व का साकार व्यवहार रूप स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार ही है। तो ये आर्थिक सुरक्षा में मजेदार बात यह है कि सामाजिक नियम और चरित्र की बात आई है। तो अगर आमतौर पे हम आर्थिक नीति की, आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो बहुत अलग चर्चाएं होती हैं। यहाँ पे चरित्र और सामाजिक नियम आए, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अर्थ का सदुपयोग, तन मन धन का सदुपयोग है, और ये सिर्फ वस्तुओं का सदुपयोग नहीं है। और अर्थनीति में कुछ बिंदु आते हैं, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि इसमें मानवीयतापूर्ण दृष्टि है, उसके पीछे संपर्क एवं संबंधों का की पहचान और उनका निर्वाह, यानी जो सारे संबंध अपने हैं मानव से प्रकृति तक, इनकी पहचान, इनका निर्वाह, व्यक्ति से राष्ट्र तक समृद्धि का समृद्धि की संभावना होना, यानी इसके लिए अवसर होना, उत्पादन विनिमय की प्रक्रियाओं को उपलब्ध होना, इसके लिए साधन का उपलब्ध होना, अधिक उत्पादन और कम उपभोग। इसमें एक बहुत सुंदर बिंदु मुझे इसमें चौथा भी लगता है कि उत्पादन हेतु अधिकतम श्रम व साधन व्यय करने हेतु प्रोत्साहित देने वाली नीति का विकास, कि अभी जो अपने पास शेष बचा, उस शेष का हम क्या करते हैं, उसको हम वापस उसको उत्पादन में लगा दें, ना कि सिर्फ उसको भोग में। और उसके ऊपर वाला बिंदु है कि जागृति सहज क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर सम्मान व गौरव प्रदान करना। तो ये भी देख पाना कि अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग विशेष गुणों के साथ, निपुणताओं के साथ, कुशलताओं के साथ हम हैं, इन सब की पहचान और उसके अनुसार हमारी भागीदारी, ये आर्थिक सुरक्षा कर पाती है। तो इसमें श्रेष्ठताओं की पहचान, साधन सुलभता और उसके लिए प्रोत्साहन, ये भी एक आवश्यक भाग है। उत्पादन सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के श्रम और तकनीक का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अर्थ के उत्पादन की दिशा में किए गए प्रयास की उत्पादन संज्ञा है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करना ही उत्पादन है। प्राप्त श्रम अर्थात निपुणता, कुशलता, पांडित्य का सदुपयोग ही अर्थ सुरक्षा है। मानव के लिए आवश्यक उत्पादन मुख्यतः दो ही हैं, कृषि और उद्योग। अन्य जितने भी व्यवसाय हैं वह इनके आश्रय में तथा इनके पूरक सिद्ध होते हैं। उत्पादन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को निम्न तथ्यों के आधार पर नीति निर्धारण करना चाहिए। निपुणता एवं कुशलता को वरीयता प्रदान करना, निपुण एवं कुशल व्यक्ति को साधन उपलब्ध कराना, मानव उपयोगी वस्तुओं यथा आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण तथा दूरदर्शन के लिए वस्तुओं तथा उपकरणों पर प्रयोग तथा प्रयास को सहायता देने वाली नीति का विकास करना, अधिकाधिक उत्पादन व व्यक्तित्व संपन्न करने वाली निपुणता तथा कुशलता का समझदारी के साथ सामान्यीकरण करने वाली नीति का विकास करना, श्रम के फल का शोषण ना हो ऐसी नीति का विकास करना, व्यवसाय की सुरक्षा के लिए नीति निर्धारण करते समय न्याय के आश्रय से या न्यायोचित उत्पादन नीति का विकास करने से ही संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह हेतु उपयुक्त उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रयोग व व्यवसाय के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेगा। ये ना तो ये देखा लास्ट वाला जी। तो ये ऐसे करते हैं, थोड़ा एक बार कंटेंट को कवर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा समय भी हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 मिनट में कर लें। प्रश्न अगर उसके बाद कर पाएंगे, नहीं तो मैं देख सकते हैं उसको कैसे कर लेंगे, कुछ कुछ बिंदु आगे भी और स्पष्ट हो जाएंगे। तो आर्थिक सुरक्षा में देख सकते हैं कि तन मन धन
की सुरक्षा कैसे उसको देखें, जिसमें एक बड़ा भाग मानवतापूर्ण दृष्टि के साथ ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियम उसमें एक बड़ा भाग है, उसमें चरित्र बड़ा भाग है, संबंधों का निर्वाह, तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता, अर्थ, आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा भाग बन जाता है। उसके अंतर्गत फिर उत्पादन सुरक्षा स्पष्ट होती है। अगर अर्थ क्या है उसका, उसकी सुरक्षा या उसका सदुपयोग स्पष्ट नहीं है, तो उत्पादन भी स्पष्ट नहीं होगा। तो उत्पादन क्यों, उत्पादन कैसे, उत्पादन सुरक्षा में स्पष्ट हो सकता है, उत्पादन क्यों हम पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा में स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें अगर मूल बिंदुओं को देखें तो इसमें निपुणता, कुशलता, पांडित्य, जो जिसको हम स्किल का भाग कहते हैं, निपुणता, कुशलता, उसमें व्यवहार में कुशल होना, पांडित्य, ज्ञान संपन्नता, इस प्राप्त श्रम अर्थात निपुणता, कुशलता, पांडित्य का सदुपयोग ही अर्थ सुरक्षा है। उत्पादन सुरक्षा में कुछ बिंदु आ जाते हैं। श्रम और तकनीक का पूर्ण सदुपयोग हो पाए, श्रम जो मानव लगाता है और तकनीक जो हमने कुछ ऐसी चीजें बनाई है, यंत्र बनाए हैं जिससे मानव की जो क्षमता है वो और बढ़ जाए, इसका नियोजन, इसकी दिशा, इसके नियोजन किस दिशा में हो और इसकी उपयोगिता क्या है, और इसमें उपयोगिता और कला मूल्य को स्थापित कर पाना, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करे, साथ साथ में सामाजिकता और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। ये उत्पादन सुरक्षा का एक बड़ा भाग हो जाता है। और ये एक अच्छा बिंदु आता है कि न्याय के आश्रय में उत्पादन नीतियां बनती हैं। तो न्याय स्पष्ट होता है, मानव की आवश्यकता स्पष्ट होती है, मूल्य स्पष्ट होते हैं, उसके संदर्भ में वस्तुओं का रोल स्पष्ट होता है, उसके संदर्भ में अपनी आवश्यकता स्पष्ट होती है। तो इसलिए ये क्रम देखेंगे कि वस्तु को देख के मूल्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा, मूल्य को देख के हम वस्तु या जितने हमको साधन चाहिए वो स्पष्ट कर पाएंगे। और श्रम का, इसमें श्रम के फल का शोषण ना हो, जैसे करना, आज शोषण है जिसके कारण काफी सारा दिक्कत भी है। तो उत्पादन सुरक्षा में मानव लक्ष्य की स्पष्टता, अखंड समाज, इसका प्रयोजन क्या है वो स्पष्ट हो जाए, और फिर कैसे सामाजिकता, न्याय, आवर्तनशीलता बनी रहे, ये इसमें आया है। विनिमय सुरक्षा, उत्पादित वस्तुओं का श्रम मूल्य मूल्यांकन सहित उपभोक्ता को प्राप्त कराने वाले कार्य की विनिमय संज्ञा है। विनिमय सुरक्षा के लिए निम्न आधार पर नीति निर्धारण होना चाहिए। लाभ हानि मुक्त विनिमय हेतु सह अस्तित्ववादी दृष्टि व विनिमय पद्धति को प्रोत्साहित करने वाली नीति का निर्धारण करना, श्रम मूल्य और श्रम विनिमय आधारित विनिमय पद्धति को विकसित करना, और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय लाभ हानि रहित होना आवश्यक है, जो वस्तु व श्रम मूल्य के रूप में ही सफल है। बहुत मजेदार बिंदु ये है क्योंकि आज शोषण का बहुत बड़ा कारण भी ये है, पर अगर इसको कुछ बिंदुओं में देखेंगे तो विनिमय कैसे तय होता है, तो अभी उत्पादन और विनिमय लाभ दृष्टि से सेट होता है। मैं उत्पादन में क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि अभी धन की आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता स्पष्ट नहीं है तो धन की आवश्यकता भी बढ़ती हुई लगती है। उत्पादन स्पष्ट होता है, उसके पहले आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा स्पष्ट होती है, यानी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता है। उत्पादन की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, तो तब विनिमय को देखेंगे। तो विनिमय में फिर जो बिंदु आते हैं वो ये आते हैं कि दृष्टि विनिमय में हो कि वो लाभ हानि मुक्त हो, पहला। दूसरा, विनिमय के आधार क्या होंगे, एक्सचेंज का हम रेट कैसे तय करेंगे, ये एक बहुत बड़ा, इसमें अपना में एक विनिमय का इतिहास ही अपने में एक इतिहास है, इस पे काफी अच्छा रिसर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पे है कि श्रम मूल्य और श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय सेट होगा। तो अभी हम देख सकते हैं, जैसे मुझे अभी याद है इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें लेबर आता है, कैपिटल आता है, ये आता है, वो आता है, ये सब आता है। तो कुछ बिंदु हैं ही उसमें। तो उत्पादन की प्रक्रिया हम देख सकते हैं, फिर उसके आधार पर हम कॉस्ट सेट करते हैं, कॉस्ट के आधार पर फिर हम एक्सचेंज रेट सेट करते हैं, फिर उस पर कुछ हम आरोपित मूल्य लगा देते हैं कि अगर कोई ये ब्रांड का है तो उसका दाम ज्यादा है, ये ब्रांड का उसका दाम कम है। तो कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उन पे जो श्रम मूल्य लगा है या उनकी उपयोगिता है उससे उसका कनेक्शन नहीं है उसके रेट का, तो इसलिए विनिमय भी उसका हम सेट नहीं कर पाते। अभी देखिए, इतना इंटरेस्टिंग ये भी है कि हमारी खुद की भी चीजें थोड़ी कंफ्यूज हैं, इसलिए हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप के लिए आदमी 300-400 रुपए दे पाता है, पर दाल अगर 20 रुपए ज्यादा हो गई ऑर्गेनिक तो उसमें आदमी को लगता है कि ये ठीक नहीं है। मतलब अभी उपभोक्ता और बनाने वाला दोनों में अभी ये स्पष्ट नहीं है कि विनिमय का आधार क्या होना चाहिए। उसके लिए अर्थव्यवस्था और नीति में ये स्पष्ट होना होगा। उसके लिए श्रम मूल्य एक बाबा जी ने एक आधार दिया है, और ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र में जाके और स्पष्ट होता है।
और उसके पीछे है दृष्टि में लाभ हानि मुक्त विनिमय हो रहा है। अपनी आवश्यकताएं स्पष्ट हैं, उत्पादन हम कर रहे हैं, तो समाधान समृद्धि में जो विनिमय होगा तो वो फिर समाज गति के लिए ही होगा, उत्पादन भी समाज गति के लिए होगा, ये दिखता है। मुझे इसमें ये भी लगता है कि आज जो चीज जो बिल्कुल भी अपने उत्पादन विनिमय की प्रैक्टिस से हटे हुए हैं, कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसा भी विनिमय कर रहे हैं, उसमें सामाजिकता उसमें नहीं है, शोषण रहता है उसमें, और श्रम करने वालों को कम मिलता है, सिर्फ धन लगाने वालों को ज्यादा मिलता है, जो पूंजीवाद का भी एक आरोप रहा है। तो बहुत सारा भाग ये रहा है कि प्रॉफिट का स्प्रेड कैसे हो, प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे हो, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी के लिए अलग अलग धारणाएं भी आए हैं। यहाँ पे आ रहा है कि प्रॉफिट भी किस लिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए वो अलग बात है, प्रॉफिट भी किस लिए उसको देखें। तो श्रम मूल्य को हम और समझने जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को समझने जाते हैं, तो फिर जो प्रॉफिट है वो बहुत अलग तरीके से होता है, फिर उसका नियोजन होना शुरू होता है फिर। और तो इसमें दृष्टि का बड़ा भाग है, फिर श्रम मूल्य की स्पष्टता का एक बड़ा भाग है, और ये परिवार से लेके अंतर्राष्ट्रीय तक ये चलता रहेगा। मुझे ये भी लगता है कि इसमें ये ओवरनाइट ट्रांजिशन होगा। कुछ कुछ सवाल मैं देख रहा हूँ, शेयर मार्केट को भी लेके अभी आ रहे हैं, तो अभी उसको करने का समय नहीं होगा। पर मुझे ये लगता है कि एक पढ़ने का तरीका ये भी है कि जागृत समाज की अभी उसकी भी व्यवस्था बनानी है, अभी तो हम अपनी दृष्टि बना रहे हैं उसकी। तो इसको बिल्कुल जागृत समाज की चीजों को अभी के रूप में देख पाना, तो उसमें बहुत चीजों का हम विकल्प इमीडिएटली ढूंढना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हम ये देखें कि अभी ज्ञान रूप में बाबा जी विकल्प किसको कह रहे हैं, फिर उसको शिक्षा के रूप में कैसे दृष्टि तक पहुंचेगा, उसके साथ साथ फिर जो सहज व्यवस्थाएं बनती जाएंगी वो जब फलीभूत होंगी तो हम उनको देख पाएंगे कि वो ऐसे रहेंगे। तो इमीडिएटली उसको यहाँ वहां कट पेस्ट करना मुझे लगता है कि शायद थोड़ा एक मेहनत का काम भी है, और साथ साथ कुछ चीजें कट पेस्ट हो भी नहीं पाएंगी। तो जागृति के क्रम को भी धीरे धीरे हम पहचान पाए। विद्या अध्ययन सुरक्षा, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित मध्य दर्शन सहस्तित्ववादी विचार विधि से विधिवत स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य का अध्ययन कराने वाली जानकारी की विद्या संज्ञा है। अध्ययन को सफल बनाने का दायित्व अध्यापक, अभिभावक, अध्यापन तथा शिक्षा वस्तु और प्रणाली पर है, क्योंकि ये चारों परस्पर पूरक है। शिक्षा प्रणाली, अध्यापक, माता पिता तथा अध्ययन, ये सब एक सूत्रात्मक होने से ही सफल विद्याध्ययन पद्धति का विकास संभव है, जिससे कृतज्ञता तथा सहअस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए धर्म नीति और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूपी राज्य नीति का निर्भम ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा नीति का आधार एवं उद्देश्य मानव में मानवीयता तथा सामाजिकता होना अनिवार्य है। मानवीयता ही सामाजिकता है, जो सार्वभौमिक तथ्य है। इसलिए इसके आधारित शिक्षा प्रणाली से मानवीयता संपन्न नागरिकों का निर्माण होगा, जिनकी सहअस्तित्व तथा पोषण में दृढ़ निष्ठा होगी। कई सारे जो भी बिंदु आ रहे थे, तो आगे वाला भाग पढ़ने से पहले थोड़ा इसको समराइज कर देते हैं। मुझे लगता है आगे वाला भाग बहुत ही खूबसूरत है कि शिक्षा में हमको, शिक्षा के मानवीकरण के लिए हम जब काम करें तो हम क्या करें। तो अभी कुछ कुछ सवाल आए कि अभी जो हम ईर्ष्या देखते हैं, दिखावा देखते हैं, शेयर बाजार देखते हैं, इसका क्या करें। तो मुझे लगता है कि हम ये देखें, क्या हमको समाज में गलत देख रहा है वो दृष्टि नहीं हो। बाबा जी ने पहले विधि लिखा है, फिर निषेध को स्पष्ट किया है। तो मुझे लगता है हमको भी इसी का अभ्यास करना चाहिए, पहले विधि देखनी चाहिए, क्योंकि गलती में जो पैदा हुई है उसका हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, उसका सिर्फ समीक्षा कर पाएंगे। मूल्यांकन होगा तो समीक्षा अपने आप हो जाएगी, सिर्फ समीक्षा होगा तो फिर चीजें हम पहचान पाएंगे, ये नहीं हो सकता। मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो बिंदु मध्य दर्शन से मिला कि सही की पहचान के बाद गलत की समीक्षा हो पाए। पहली दृष्टि ऐसी थी कि गलत की समीक्षा हो जाए सिर्फ। तो मुझे लगता है कि गलत की समीक्षा अगर हम सिर्फ करते रहेंगे तो हम भी शायद अहंकार के शिकार हो सकते हैं, हम भी शायद द्वेष के शिकार हो सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि सही पे समझ हो, सही मतलब मानव की चाहना क्या है इस वक्त, और उसके आधार पे करने लायक काम अभी क्या है, उसके साथ साथ हम निषेध को और स्पष्ट हम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बिंदु विद्याध्ययन सुरक्षा में जो आए कि विद्या किसको कहा, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और अध्ययन, और वस्तु स्थिति सत्य, इसकी समझ और इसके आधार पे जो विचार बनता है, इसके अनुभव के आधार पे उसको विद्या कहा। ये बात हो चुकी पहले। स्थिति सत्य संप्रदाय है, वस्तुगत सत्य एक वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म है, और वस्तु स्थिति सत्य उस वस्तु का देश दिशा और काल है। तो इसमें शिक्षा प्रणाली में कहा कि सबसे मूल भाग है एक सूत्रता। किसमें एक सूत्रता? अध्यापक, अभिभावक, शिक्षा की वस्तु और प्रणाली, इन चारों में एक सूत्रता रहने से हम कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि शिक्षा से अपेक्षाएं पेरेंट्स की अलग है, अभिभावक की अलग है, समाज की अलग है, इन सब में भी एक सूत्रता नहीं है। और हमारी अपेक्षा आचरण की है, पर सारा शिक्षा की वस्तु अभी स्किल बेस्ड है।
तो ये कैसे अपेक्षाएं पूरी होंगी? तो इसमें एक सूत्रता की आवश्यकता है, और इसी में दृष्टि स्पष्ट होती है तो वस्तु स्पष्ट होती है, तो उसके बाद प्रणाली भी स्पष्ट होती है। इसी को थोड़ा और आगे देखेंगे तो धर्म नीति और राजनीति की स्पष्टता भी, जो सदुपयोग और सुरक्षा की स्पष्टता है, वो भी शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट होती है, और शिक्षा प्रणाली इसको स्पष्ट करेगी और इसके अंतर्गत सही शिक्षा प्रणाली भी बनेगी, और इसका उद्देश्य है मानवीयता और सामाजिकता। और एक बड़ा उद्देश्य इसका यह है कि मानवीयता संपन्न नागरिक हमारे बन पाए। शिक्षा नीति का लक्ष्य है मानवीय दृष्टि, प्रवृत्ति व स्वभाव सहज ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी भागीदारी संपन्न नागरिकों का निर्माण, जिनमें अति मानवीयता के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे बार बार दर्शन में हमको बीच बीच में सूत्र इसी वक्त के अभ्यास के लिए भी हैं, शिक्षा के मानवीकरण के लिए भी हैं, अपने भी भौतिक अभ्यास के लिए, सामाजिक अभ्यास के लिए और प्राकृतिक अभ्यास के लिए हैं। तो आगे वाला बिंदु जो है, ये तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, इस पे एक सत्र अलग से ही हो सकता है, एक एक अपने भी एक रिसर्च टॉपिक है, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में भी ले लेते हैं। विज्ञान के साथ तो ये भी है कि प्रचलित शिक्षा में क्या भाग को जोड़ने से शिक्षा में जो अधूरापन है वो पूरा हो पाएगा, इसको भी हम देख पाए। और इसको मुझे लगता है हम आरोप के लेवल पर नहीं देख पाए कि ये कम क्यों है, पर इसको हम ये देख पाए कि दृष्टि हमारी ये है कि चीजों को हम पूरा कर पाए, ना कि हम उसको सिर्फ ये देख पाए कि गलत क्या है। टाइम का अच्छा थोड़ा समय हो रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको 5 या 10 मिनट में इसको क्लोज कर दें। विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन, यानी विज्ञान अगर हम देखें तो क्या है, तो ज्ञान विवेक विज्ञान को देखें तो अस्तित्व क्या है कैसे है, ये स्पष्ट होने से विवेक, ज्ञान होने से विवेक स्पष्ट होता है कि मानव का लक्ष्य क्या है। मानव लक्ष्य स्पष्ट होने से विज्ञान मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या की आवश्यकता है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये विज्ञान है। अगर मानव लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो विज्ञान किस तरफ जाएगा? तो विज्ञान में एक बड़ा भाग भी यह है कि भौतिक पक्ष को का अध्ययन एक लेवल पे सफल है, चैतन्य पक्ष का होना और चैतन्य पक्ष का अध्ययन ये शेष है, ये जुड़ता है तो मानव का पूर्ण रूप में अध्ययन कर पाते हैं। तो चैतन्य पक्ष मतलब जीवन की समझ, तो जीवन की स्पष्टता हो जाए, उसकी लक्ष्य या आवश्यकता क्या है वो स्पष्ट हो जाए, जिससे मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो फिर विज्ञान उसमें विज्ञान सफल हो पाता है। और इसलिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन भी आवश्यक है, ताकि विज्ञान ज्ञान सम्मत विवेक विवेक सम्मत विज्ञान हो पाए। और इसमें हम देख भी सकते हैं कि अभी सबसे बड़ा हमको एक अड़चन ये भी दिखता है कि हम ये कैसे स्पष्ट करें कि जीवन है। जो आजकल एम्पेरिकल एविडेंस की दुनिया है, जो भौतिक विज्ञान मानती है, उसमें जीवन का स्पष्टीकरण कैसे होगा, क्योंकि वो दृष्टिगोचर विधि से नहीं होगा, वो ज्ञान गोचर विधि से होगा। तो मेरे को लगता है कि विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष से ज्ञान गोचर विधि का इंट्रोडक्शन हो पाता है। मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन, ये भी है कि व्यवहार और मानसिकता कैसे होती है। तो इसमें है कि या तो वो जेनेटिक होती है, अभी एक प्रस्ताव आता है, उसका मतलब है कि हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे जीन से जुड़ी हुई है, हमारे वंश से जुड़ी हुई है, या हमारा व्यवहार या हमारी मानसिकता समाज के अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, जिसको हम कहते हैं कि जो समाज का हम पे प्रभाव है। यहाँ पे प्रस्ताव है मनोविज्ञान के साथ संस्कार। संस्कार जो हमारा है उसमें शरीर का रोल क्या है कि नहीं है, शरीर और उसमें वातावरण का रोल कितना है, पर संस्कार जीवन में ऑलरेडी है, ये स्पष्ट होता है। तो मनोविज्ञान स्पष्ट होता है कि जीवन शरीर लेता है और जीवन अपना संस्कार के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे मनोविज्ञान पूरा होता है। हम ये भी देख पाते हैं कि संस्कार एक बड़ा भाग है और उससे मनोविज्ञान की समझ पूरी हो पाती है। अर्थशास्त्र के साथ प्राकृतिक एवं वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोगात्मक तथा सुरक्षात्मक नीति पक्ष का अध्ययन। अर्थशास्त्र में भी देखेंगे कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन, हमारी एफिशिएंसी सिर्फ जड़ वस्तुओं के भी सबसे ज्यादा है। तो इसमें ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र में प्राकृतिक और वैयक्तिक ऐश्वर्य का सदुपयोग कैसे हो, उसकी सुरक्षा कैसे हो। तो इसमें हमारी दृष्टि ये भी सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी और प्रॉफिट नहीं होती, अपनी आवश्यकता पूरी करते हुए प्रकृति की व्यवस्था को भी बनाए रखने का रहता है, जिसमें सामाजिकता और आवर्तनशीलता दोनों है। हनन दोहन पर नियंत्रण हमारा आ पाता है। समाज शास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन, इसमें यह आ पाता है कि समाज शास्त्र में मानव की संस्कृति और सभ्यता का काफी का एक बड़ा पार्ट है।
अभी हमारी संस्कृति सभ्यता को हम कैसे देखते हैं और दर्शन में कैसे देखते हैं, इस पे कई बात हो चुकी है। मैं इसको बहुत संक्षिप्त में रखूंगा कि अभी बहुत सारी हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारी जाति या वंश या हमारी पहचान और प्राकृतिक से जुड़ी हुई कईयों के कॉम्बिनेशन में बहुत सारा अपना ये है। पर हम देखें कि मानवीय संस्कृति या सभ्यता क्या है, तो समाज शास्त्र मतलब मानव में जो समानता है और जो विविधता है उसके उसके बैलेंस में कैसे समाज में तृप्ति रहेगी। तो उसमें समाज का संतुलन बिंदु संस्कार क्या है, उससे संस्कृति स्पष्ट होती है और फिर सभ्यता स्पष्ट होती है। एक व्यक्ति का आहार विहार व्यवहार उसका संस्कार, और कलेक्टिवली एक सभ्यता के रूप में हम कैसे रहते हैं। राजनीति शास्त्र के साथ मानवीयता के संरक्षण एवं संवर्धन के नीति पक्ष का अध्ययन। तो सुरक्षा का अर्थ क्या है, ये हम देख सकते हैं कि मानव की तृप्ति क्या है, मानवीयता स्पष्ट होती है उससे। फिर उसका संरक्षण और संवर्धन राजनीतिक शास्त्र का भाग है, उसमें ये वाला भाग आता है तो राजनीति पूरा होता है। अभी ये वाला पार्ट उसमें मिसिंग है। दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष का अध्ययन। इसमें क्रिया पक्ष देखेंगे तो अभी हम देख सकते हैं कि एक तो भौतिक क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि हमारे चारों आयाम हैं, अनुभव विचार व्यवहार कार्य। मानव का चाहना और तृप्ति इन चारों आयामों में रहने से है। तो दर्शन के साथ इन चारों पक्षों का अध्ययन से सारी क्रियाओं का अध्ययन होता है, जिससे दर्शन दृष्टा ये स्पष्ट होता है, विधि भी स्पष्ट होती है, ज्ञान गोचर विधि, दृष्टि गोचर विधि भी इसमें स्पष्ट होती है। तो मानव को पूर्ण मूल्यांकन उसका होने से दर्शन शास्त्र पूरा होता है। इतिहास एवं भूगोल के साथ मानव तथा मानवीयता का अध्ययन। ये बड़ा मजेदार भी है कि इतिहास को अगर हम जागृति क्रम के रूप में देख पाए कि मानव सही करना चाहता है, उससे अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है, उसमें हम गुणात्मक परिवर्तन देख पाए, उनको संदर्भित कर पाए, ये भी देख पाए जब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्या मान्यताओं की वजह से हो पाएगा। तो उसमें तो उस जागृति क्रम में फिर मानव और मानवीयता जब जुड़ जाता है तो हमको जागृति क्रम दिखता है। और भौगोलिक संरचना इस धरती पर जो है उसमें जो विविधता है उसका प्रयोजन क्या है, चारों अवस्थाओं का बनना का प्रयोजन क्या है, रचना क्रम का लक्ष्य क्या है, ये स्पष्ट होता है। तो मानवीयता और मानव ये स्पष्ट होता है तो इतिहास एवं भूगोल भी पूरा होता है। और साहित्य शास्त्र के साथ तात्विकता का अध्ययन। तो बहुत सारा साहित्य भी कल्पना, श्रृंगार, उपमा, इन आधारों पर है। तो तात्विकता यानी अस्तित्व कैसा है, हम ये देख पाए कि अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति क्या है और व्यापक क्या है। और ये स्पष्ट होता है, तो ये स्पष्ट होता है कि मानव का लक्ष्य क्या है, उसका आचरण क्या है और साहित्य का प्रयोजन क्या है। मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ नीरस हो जाए, पर यह हो जाए कि रस के साथ साथ मूल्य भी बहे और सिर्फ काल्पनिक चीजें ना रहें, और सिर्फ मानव की अमानवीयता का इसमें वर्णन ना हो या सिर्फ संवेदनाओं का ही की तरफ ही ध्यान आकर्षण ना हो, उसमें मानवीयता, मूल्यों और तृप्ति की तरफ भी ध्यान हो पाए। तो ये साहित्य शास्त्र के साथ तात्विकता का अध्ययन हुआ। छठा, नैतिक सुरक्षा। यह मूलतः जीवन जागृति पर आधारित है। जागृति पूर्वक ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पहचानना होता है, फलस्वरूप नैतिकता प्रमाणित होती है। यही सदुपयोग सुरक्षा का अर्थ है। तो नैतिकता भी यही हुआ कि हम सही समझ के सही जी पाए, इसकी सुरक्षा कैसी हो, जीवन की जागृति की सुरक्षा कैसी हो, और सदुपयोग सुरक्षा ये नैतिक सुरक्षा के अंदर आता है। तो अंत में सर्व शुभ हो तो हम पढ़ते ही हैं। तो एक छोटी सी 1 मिनट की समरी अगर इस अध्याय को देखें कि पोषण शोषण अध्याय में हमने देखा कि हर इकाई स्वतंत्र है, वो व्यवस्थित होना चाहती है, स्वयं में व्यवस्था चाहती है, व्यवस्था में भागीदारी करना चाहती है और उसकी दिशा विकास की है। हर एक, और हम क्योंकि हम साथ साथ अस्तित्व में हैं ही, तो हमारा एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है। हम अकेले नहीं जी रहे, जड़ से लेके चैतन्य तक। अगर हमारा कोई इकाई अगर मेरे लिए जागृति के लिए सहायक है तो वो मेरा पोषण करती है, अगर वो जागृति के लिए अवरोध पैदा करती है तो वो शोषणकारी है। तो कैसे मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कैसे रह पाए, समाज अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाए, मानव के विचार से लेके समाज में रहना से लेके प्रकृति के साथ संबंध कैसे हो पाए, ताकि हर चीज पोषण की तरफ ही मानव को ले जा रही है और उसमें शोषण धीरे धीरे उसका शमन होता जाता है। ये पोषण शोषण है, जिसमें 2 बड़े भाग हमने धर्म नीति और राजनीति को देखा। धर्म नीति में हमने देखा कि चीजों की अस्तित्व का अध्ययन और उसका सदुपयोग, उसका प्रयोजन देख के हम सदुपयोग कर पाते हैं, दृष्टि बनती है तो सदुपयोग होता है। और राजनीति में सदुपयोग के साथ साथ कैसे विधि व्यवस्था बने ताकि उसकी सुरक्षा
बनी रहे, ताकि अस्तित्व में हर इकाई जो एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, साथ रहती है, मानव समाज भी साथ रहता है, ये सब एक दूसरे के लिए पोषणकारी हो, ना कि शोषणकारी। जी, समय काफी हो चुका है, तो मुझे लगा मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आज लगा कि ये